फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर पर ये हमारा पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि इस कॉन्सेप्ट के साथ आप उन वीडियोस को रिलेट कर पाएं और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स पढ़े थे कि रूरल एरिया में लोग जो है कहाँ से क्रेडिट लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं। हम लोगों ने कुछ मनी लेंडर्स के बारे में पढ़ा, कुछ ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा, बैंक्स के बारे में जाना। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि इनको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। एक्चुअली आप सभी को अगर याद हो तो हम लोगों ने आप सभी ने चैप्टर पढ़ा होगा अपना इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें एक चीज़ जो बहुत कॉमन थी वो ये थी डिफरेंशिएट करने के लिए कि जिन सेक्टर्स को गवर्नमेंट रूल करती है उसे हम लोग फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, और जो किसी प्राइवेट कंपनी से ओन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही फंडा है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग इनको दो पार्ट्स में कन्वीनियंटली ग्रुप कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स को भी हम लोग कुछ चीज़ों के बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए जैसे कि हम लोगों ने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने कुछ टर्म्स आप लोगों को बताए, जो इंटरेस्ट रेट था, कोलेट्रल थे, डॉक्यूमेंटेशन थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मैंडेटरी हैं, कहाँ मैंडेटरी नहीं है, इस बेसिस पर भी हम लोग जो है एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। किसी को अगर वो कंपनी ओन करती है, गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो उस बेसिस पर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी। तो देखिए फॉर्मल सेक्टर लोन्स में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आते हैं। जितने भी बैंक होते हैं और जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो सभी किस में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर्स लोन में आते हैं। अगर हमने यहाँ से लोन लिया है इट मीन्स हमने फॉर्मल सेक्टर लोन से लिया है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जिस तरीके से हम लोगों ने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंशिएट किया था, कुछ उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भी फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स को डिफरेंशिएट किया है। अब यहाँ पर इनकी क्या खासियत है, एक्चुअली हम लोग ना यहाँ पर दो बेसिस पे बात करेंगे कि आइडियोलॉजी होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। रियलिटी भी देखेंगे और आदर्शवादी एक चीज़ भी हम लोग देखेंगे, आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए। दोनों चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए फॉर्मल सेक्टर में आएगा बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, और इनफॉर्मल सेक्टर्स में आएंगे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। हम लोगों ने कल ये डेटा पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप इस डेटा को अपने दिमाग में चिपका लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। कि कहाँ से, क्योंकि ये रूरल हाउस होल्ड का डेटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूरल हाउस होल्ड में लोग कहाँ से कितना लोन लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। आप लोग ये भी जानते हो कि एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है, ये चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर इनकी खासियत क्या है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर्स की। चलिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में आरबीआई की कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई का फंक्शनिंग क्या है, आरबीआई क्या क्या वर्क करती है, बैंक्स जो होते हैं सारी फंक्शनिंग जो होती है बैंक्स की वो किसकी तरफ से होती है, वो आरबीआई रेगुलेट करती है। ये सारी चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पर भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मल सेक्टर से लोन दिया जाता है उसकी पूरी फंक्शनिंग आरबीआई करती है, यानी कि एक गवर्नमेंट बॉडी करती है, इसीलिए हम लोग इसे फॉर्मल सेक्टर में कंसीडर करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। फॉर्मल सोर्स से जो भी लोन लिया जाएगा उसकी पूरी फंक्शनिंग कौन करेगा, आरबीआई उसको पूरी तरीके से सुपरवाइज करेगी कि किस इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जा रहा है और किसको लोन दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें कौन सुपरवाइज करेगा, आरबीआई सुपरवाइज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आरबीआई सीज दैट बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस, यानी कि कहने का मतलब यह है, जैसा मैंने आपको बोला कि किसको लोन देगी,
आरबीआई चीज देखती है कि आप किसको लोन देंगे, बैंक्स किसको लोन दे रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाए जिससे कि प्रॉफिट हो, और जो जिन्हें वाकई में सच में ज़रूरत है उन लोगों तक ये फैसिलिटी पहुंचे ही नहीं, उन्हें लोन मिले ही नहीं। तो आरबीआई ये सब चीज़ों पर निगरानी रखती है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक भी ये फैसिलिटी पहुंचे, वो लोग भी कन्वीनियंटली लोन की फैसिलिटी यानी कि लोन ले सके बैंक में जाकर। तो ये चीज़ भी आरबीआई देखती है कि बैंक केवल ट्रेडर्स या बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्हीं लोगों को लोन तो नहीं दे रही है, बाकी सब लोग जो सोसाइटी में हैं उनको भी लोन मिल रहा है या नहीं। ये चीज़ भी कौन सुपरवाइज करता है, ये भी बैंक जो आरबीआई है हमारी वो सुपरवाइज करती है। ये केवल एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है सोसाइटी का, इसलिए ये सभी के लिए है, केवल एक कम्युनिटी या फिर रिच कम्युनिटी के लिए नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई सीज दैट बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स एक्सेट्रा। इनको भी लोन मिलना चाहिए, केवल बिजनेसमैन या फिर ट्रेडर्स को ही लोन ना मिले, ये देखने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की होती है। इसीलिए हम लोग इसे फॉर्मल सेक्टर में कंसीडर करते हैं। यहाँ सारी चीज़ें जो है एक गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट कर रही है। आप लोन कहीं से भी लीजिए, लेकिन पूरी तरीके से एक्चुअल में से रेगुलेट कर कौन रहा है, वो तो एक गवर्नमेंट बॉडी कर रही है ना। तो यानी कि इसी वजह से हम सारी बैंक से, अगर हम किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं, इट मीन्स हम लोग लोन कहाँ से ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके से आरबीआई ये सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। क्या आरबीआई एक एक बैंक में जाके ये सब चीज़ें देखती है कि कहाँ पर कितना लोन दिया जा रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पर दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें फॉलो हो भी रही है या नहीं हो रही है, कैसे पता करती है? तो आरबीआई की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि सारे बैंक्स को अपनी रिपोर्ट्स जो है टाइम टू टाइम भेजनी पड़ती हैं आरबीआई को, कि वो लोग किसको लोन दे रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं, और किस तरीके की ब्रांचेस जो है वो अपनी ओपन कर रहे हैं। ये सारी फंक्शनिंग की जो जानकारी है वो आरबीआई को देनी होती है बैंक्स को। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom and what interest rate. किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है बैंक्स को कुछ टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो यानी कि क्लर्क्स के पास, जो बैंक में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा काम नहीं होता। इसलिए अगर कभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है बैंक की लाइन में, तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट किया करिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ी फॉर्मल सेक्टर की कुछ बातें कि हम उसे फॉर्मल सेक्टर में क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गवर्नमेंट बॉडी है। हमने जितनी स्टोरीज पढ़ी उनके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट बॉडी से लोन लिया जाता है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है बहुत मैंडेटरी होते हैं। बैंक जब आपको लोन देती है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी होता है, या यूँ कहूँ मैंडेटरी होता है। इसके अलावा कोलेट्रल भी मैंडेटरी होता है, और आपके आईडी प्रूफ्स, इस तरीके की चीज़ें भी बिल्कुल मैंडेटरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक फॉर्मल सेक्टर के लोन से बहुत ज़रूरी होती है जब आप फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। लेकिन आप अगर इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं तो वो लोग इस चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपसे नहीं करते। वो लोग आपको बिना कोलेट्रल के आपको लोन दे देंगे, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं, लेकिन बैंक आपको पर्सनली नहीं जानती है। तो यहाँ पर आप पहले अगर थोड़ी सी दिक्कत झेल लेंगे तो बाद की बहुत बड़ी परेशानी से आप लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोग हैं उनको सुपरवाइज करे या उस बॉडी को रेगुलेट करे। अब मान लीजिए आपने किसी मनी लेंडर से या फिर अपने घर के किसी रिश्तेदार से लोन लिया है, अब उसे कहने के लिए गवर्नमेंट तो नहीं आएगी कि आप इतने टाइम का उसे टाइम दीजिए कि इतने टाइम में वो पैसे वापस करेगा, या फिर आप इस इंटरेस्ट रेट पर उसको लोन दीजिए, या फिर आप उसे इंटरेस्ट मत लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको कोई गवर्नमेंट बताने के लिए नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वहाँ पर कोई भी रेगुलेटेड बॉडी नहीं होती है, वहाँ पर कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होती है जो इन सब चीज़ों को सुपरवाइज करे या फिर रेगुलेट करे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसे इनफॉर्मल सेक्टर में जो है कंसीडर करते हैं। देयर इज अ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर।
जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के लेंडर होते हैं उनको कोई भी सुपरवाइज नहीं करता है, वो बिल्कुल फ्री होते हैं लोन देने के लिए और उसे वसूल करने के लिए भी। उसलिए मतलब किसी भी तरह के हथकंडे वो लोग अपनाते हैं उस पैसे को वापस लेने के लिए। और अगर आप उनसे पहले का लोन आपने रीपे नहीं किया है और दोबारा लोन लेने गए तो वो आपको दोबारा भी लोन दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको फंसा के रखा हुआ है, किस जाल में बांध के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। Informal lenders charge high interest rate on loans, which means a larger part of the earnings of the borrower is used to repay the loan. ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि जिस तरीके से फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, उसके अपोजिट इनफॉर्मल सेक्टर में लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होता है, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि बोरोवर की सारी अर्निंग भी अगर वो दे देता है तब भी वो उस पूरे कर्जे को नहीं चुका पाता और इसलिए वो कहाँ फंस जाता है, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे दोबारा से लोन लेना पड़ेगा और फिर वो उसी जाल में फंस जाएगा। यानी कि वो पूरी जिंदगी भर एक साइकिल की तरह घूमता रहता है, साइकिल की पहिए की तरह घूमता रहता है और उसी जाल में जो है वो फंस कर रह जाता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो गांव के लोग होते हैं, क्योंकि हम यहाँ रूरल एरिया के बेस पर बात कर रहे हैं, तो वो लोग बैंक से लोन लेने के लिए क्यों नहीं जाते। आजकल तो काफ़ी सारे रूरल बैंक्स खुल गए हैं, तो वो लोग क्यों नहीं जाते, वो लोग यहाँ से लोन क्यों लेते हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग जाएंगे तो वहाँ पर बैंक वाले उनको लोन नहीं देंगे या फिर उनको वहाँ से भगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रीजंस होते हैं। रीज़न यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा रीज़न जो है मैंने आपको बताया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। रूरल एरियाज में लोगों के पास पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जिससे वो खुद को वेरीफाई कर पाएं। सबसे बड़ा रीज़न दूसरा वो है कोलेट्रल। लोगों के पास कोलेट्रल यानी कि गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो एज ए गारंटी अपने पास से क्या रखे जिससे वो लोग लोन ले सकें, क्योंकि इसमें से कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी डेली नीड्स के लिए भी लोन पर डिपेंड करते हैं, तो उनके पास अपना कुछ नहीं होता तो वो बैंक को क्या गिरवी रखेंगे। दूसरा होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। उन लोगों को बैंक की फैसिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता है। इसके अलावा एजुकेशन लेवल, रूरल एरिया में लोगों का एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं होता कि वो सारी फैसिलिटीज़ को जान पाएँ, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान पाएँ, तो वो लोग वहाँ पर जाकर इन सारे कामों को करने में असमर्थ होते हैं। और एक और सबसे बड़ा रीज़न वो है लैक ऑफ फेमिलियरिटी, यानी कि वो लोग वहाँ फेमिलियर नहीं हो पाते, कंफर्टेबल नहीं हो पाते। हमने बहुत बार देखा है कि जब हम लोग बैंक में जाते हैं और कुछ लोगों को बैंक में कुछ समझ नहीं आता तो बैंक वाले बहुत इरिटेट होकर क्लर्क जो है उन लोगों को डांट देते हैं और मतलब अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं करते, जिस वजह से कई लोग जो है बैंक जाने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं और इसी वजह से लोग बैंक में जाके अपने काम को भी नहीं करवा पाते हैं। तो ये रूरल एरिया में एक फैक्ट हो सकता है। तो देखिए, ये कुछ फैक्ट है जिसकी वजह से जो रूरल एरिया के लोग हैं वो बैंक में जाकर लोन नहीं लेते हैं। लेकिन आजकल बैंक्स की तरफ से काफ़ी सारी पॉलिसीज़ जो है वो चलाई जा रही हैं ताकि लोग जो है बैंक से ज़्यादा लोन ले। और ऐसा क्यों है? बिकॉज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। जब किसी को सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलता है ना, तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट जुड़ा हुआ होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे जुड़ा होता है, इससे क्या मतलब, अगर कोई लोन लेगा तो उससे कंट्री किस तरीके से डेवलप होगी, उससे कंट्री डेवलप होगी क्योंकि अगर लोगों को कम उसमें लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन मिलेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, लोग उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो है उन्हें प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट से अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, अपनी बिजनेस की और ब्रांचेस ओपन करेंगे, उस बिजनेस को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। और वहीं अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा तो बेचारों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा भी, तो वो भी प्रॉफिट जो किस में चला जाएगा, उस लोन को रीपे करने में चला जाएगा। तो उस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं रहेगा, उस लोन का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए चीप एंड अफोर्डेबल लोन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रही, चाहे कल्टीवेशंस रहे, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, इन सब के लिए लोन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो इसी लोन पर डिपेंड करता है। तो इसका चीप होना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले
और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बने, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्राइजेज ओपन हो, ताकि लोगों को जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले और कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो आई होप आप लोन और कंट्री के डेवलपमेंट के बीच का रिलेशन समझ गए हो कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों ज़रूरी है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये आज का वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया हो, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझसे अनअकैडमी ऐप के बारे में पूछते हैं कि मैम अनअकैडमी ऐप को किस तरीके से यूज़ करना है। एक्चुअली आज अनअकैडमी ऐप को यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और अनअकैडमी ऐप के कुछ बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ये देखिए, अनअकैडमी ऐप को यूज़ करना बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ अपने फ़ोन में जो है प्ले स्टोर में जाना है और अनअकैडमी लर्नर ऐप को जो है इंस्टॉल करना है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे और उसे ओपन करेंगे तो वो आपसे आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन मांगेगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड उस मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP आएगा। उस OTP को जैसे ही आप डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना प्रेफर करेंगे। तो आपको अपनी लैंग्वेज यहाँ पर चूज करनी है एंड आपको बतानी है कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 9th, 10th, 11th, 12th, IIT, JEE किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है। उसके बाद आपसे आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा और आपकी ये प्रोफाइल जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं जिनकी फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं, तो उन सारे फ्री प्लान्स को देखने के लिए, उसे अनलॉक करने के लिए आपको एक इनवाइट कोड की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो है आप मेरा इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है माई नेम भारती BHARTIG10। ये मेरा कोड है जिसे आप लोग प्लान्स को अनलॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप ये कोड किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए यूज़ करते हैं तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। सो अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो तो भी आप ये कोड जो है यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी पर्टिकुलर एजुकेटर के बारे में सुना है जो अनअकैडमी पर पढ़ाते हो, तो आप जो है उनका नाम यहाँ पर सर्च कर उनसे जो है उनको सर्च कर सकते हो और उनकी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हो। इवन मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसे आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। तो वहाँ पर जो है आप मेरी सारी क्लासेस देख सकते हो। और मैं आपसे बात कर रही थी अनअकैडमी के ऐप के कुछ बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के बारे में, तो मैं आपको वो कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, आस्क अ डाउट के 2 फीचर्स अवेलेबल हैं। एक है आपकी लाइव क्लास में, जब आपकी लाइव क्लास चल रही होती है और उस टाइम आपको कोई डाउट है तो आपका एक यहाँ पर डाउट बॉक्स अलग से बनाया हुआ है। आपकी क्लास में जो है यहाँ पर एक आइकन होता है, चैट बॉक्स के साइड में एक ये आइकन होता है जिस पर क्लिक कर यहाँ पर एक डाउट बॉक्स आता है। डाउट बॉक्स में आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप उसे टाइप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप जो है उसकी इमेज को अटैच कर सकते हो। आपने फ़ोन से फोटो क्लिक किया एंड उसकी इमेज को अटैच करके आप सेंड कर सकते हो। तो लाइव क्लास में आपका डाउट जो है बहुत ईजिली जो है सॉल्व हो जाएगा। एजुकेटर के पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एक डाउट आया है जिसे वो तुरंत ही सॉल्व करेंगे लाइव क्लास में ही। अगर आपने लाइव क्लास ले ली और उसके बाद कोई डाउट आपको आ रहा है तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ पर आप लोग के लिए अवेलेबल है। आस्क अ डाउट 24/7, मतलब आप 24 घंटे में से कभी भी डाउट पूछ सकते हो, एनी टाइम। कुछ नहीं करना है, आपकी प्रोफाइल जो होगी, प्रोफाइल में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डाउट्स एंड सोल्यूशन का, उस पर आपको क्लिक करना है। आस्क अ डाउट पर आपको क्लिक करना है आगे, एंड उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है आपको अपने क्वेश्चन को सबमिट करना है। उसके आंसर्स जो हैं आपको टॉप एजुकेटर से मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और सोल्यूशन जो है विद इन अ मिनट मिलेगा। ज़्यादा लंबा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, विद इन अ मिनट आपको सोल्यूशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वहाँ पर जो है सारे सोल्यूशन देख सकते हो। तो इस तरीके के अमेजिंग फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी ऐप को आज ही इंस्टॉल करना है और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर में अच्छे से पढ़ाई करिए। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।